गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं सुप्रिया और स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम में। फ्रेंड, आज डेली करंट अफेयर्स की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 29 जनवरी से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ हैं, जितने भी इवेंट्स हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, हम उन्हें एक एक करके यहाँ पे देखेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम कल के पूछे गए प्रश्नों के उत्तर को देख लेते हैं। कल मैंने आपसे पूछा था कि दुनिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है इस समय, तो ये देखिए करेक्ट आंसर क्या था, फुगाकू। ठीक है, फुगाकू जो है ये फास्टेस्ट कंप्यूटर है इस समय पूरे दुनिया का, ठीक है, जो कि एक जापानीज़ कंप्यूटर है। ठीक है, ये एक जापानीज सुपर कंप्यूटर है। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का जो है नवीनतम सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो ये है परम सिद्धि। ठीक है, परम सिद्धि ये भारत का सबसे सुपर फास्ट सुपर कंप्यूटर है। और अगर वर्ल्ड का पूछा जाए तो ये कौन सा हो गया, फुगाकू है। ठीक है, तो ये कल के पूछे गए प्रश्नों के उत्तर थे। अब आते हैं हम आज के सेशन पे। और आज के सेशन में सबसे पहला प्रश्न है कि हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पे है, 80, 85, 90 या फिर 95। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का स्थान क्या है, 85 स्थान है। आइए इसके बारे में देखते हैं कि ये सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है और अन्य देशों की जो है क्या स्थिति है इस सूचकांक में। तो ये देखा जाए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जो कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जारी किया गया है 2021 का, जिसमें भारत किस स्थान पे, 85वें स्थान पे। और इसका स्कोर कितना था, 40 स्कोर के साथ भारत जो है वो 85 स्थान पे है। इसी के तहत देखा जाए वर्ष 2020 में जो भारत का स्थान था इस सूचकांक में, जो कि कितना था, 86 था। और कितने देशों में, 180 देशों में। ठीक है, तो इस वर्ष देखा जाए 180 देशों में कितना है, 85 स्थान पे है। और वहीं पिछले वर्ष यानी कि 86, तो एक स्थान इंप्रूव किया है किसमें, आपका भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, जो कि किसके द्वारा जारी किया जाता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। वहीं अगर देखें कि इस जो सूचकांक पे जो टॉप पे कौन सी कंट्री है, तो इस रैंकिंग में देखा जाए 3 देश, कौन कौन से, डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड। इनका स्कोर कितना है, 88 स्कोर के साथ ये तीनों देश जो हैं वो संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान हासिल किया है। और वहीं देखा जाए नॉर्वे, सिंगापुर, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग और जर्मनी जो है वो टॉप 10 में जगह बनाई है। और इस स्थान में, इस सूचकांक में जो अंतिम जो है देश कौन सा है, सबसे निचले पायदान पे देखा जाए तो दक्षिणी सूडान है, जो कि कितने अंकों के साथ, 11 अंकों के साथ जो है वो एकदम अंतिम अंक पे है। इस रैंकिंग की बात करें दोस्तों, तो यह रैंकिंग जो है नापती है प्रत्येक देश के सार्वजनिक क्षेत्र को कि वो कितना जो है वो भ्रष्ट है। तो ये एक तरीके से सार्वजनिक क्षेत्र में कितने भ्रष्टता जो है विद्यमान है, वो ये रैंकिंग उस आधार पर निकाली जाती है। और इसमें देखिए परिणाम कितना है, अगर जितना आप शून्य की तरफ जाएंगे उतना ही अधिक जो है सार्वजनिक क्षेत्र भ्रष्ट है, और जितना ही आप जो है 100 की तरफ जाएंगे उतना ही जो है आपकी छवि जो है वो एक साफ सुथरा छवि वाली होती है। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है, जिसकी स्थापना देखा जाए किस वर्ष हुई थी दोस्तों, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी 1993 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, बर्लिन में हुई थी। ठीक है, जर्मनी के बर्लिन में हुई थी। और दोस्तों यही इसका हेडक्वार्टर है, बर्लिन में ही इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है कि नागरिक उपायों के माध्यम से जो विश्व में जो भ्रष्टाचार है उनका मुकाबला करना, और भ्रष्टाचार के कारण जो उत्पन्न होने वाली आर्थिक जो आपराधिक गतिविधियां हैं, उन आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए कार्रवाई करना। तो एक तरीके से जो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना जो है इस अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी का प्राथमिक उद्देश्य है। ठीक है, आते हैं हम अगले प्रश्न पे। और हमारा अगला प्रश्न है कि भारत और किस देश ने स्वास्थ्य क्षेत्र में शोध और अनुसंधान सहयोग के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, फ्रांस, डेनमार्क, ब्राजील या फिर अमेरिका। करेक्ट आंसर इज फ्रांस ने किया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में शोध और अनुसंधान में सहयोग के लिए भारत और फ्रांस ने एक दूसरे के साथ समझौता किया। आइए देखते हैं। तो भारत और फ्रांस ने स्वास्थ्य क्षेत्र में शोध और अनुसंधान सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इन दोनों देशों के यानी कि भारत और फ्रांस के बीच में वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने के लिए सरकारी संगठनों के बीच एक महत्वपूर्ण करार हुआ है। तो ये दोनों देश जो है वो एक दूसरे के विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक दूसरे को सहयोग को बढ़ावा देंगे। इसके लिए इन दोनों देशों के जो सरकारी संगठन है उनके बीच में क्या हुआ है, एक समझौता हुआ है। इसमें देखा जाए भारत की तरफ से देखा जाए तो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद है। वहीं देखा जाए फ्रांस का जो पॉस्चर इंस्टीट्यूट है, इन दोनों के बीच में स्वास्थ्य अनुसंधान में सहयोग के करार पर हस्ताक्षर किया गया। ठीक है, तो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद भारत का, और फ्रांस का कौन है, पॉस्चर
ये पाश्चर इंस्टीट्यूट है, ठीक है। इसके तहत ये जो समझौता हुआ है, इस समझौते के तहत जो दोनों संगठन हैं वो नए उभरते और फिर से उभरने वाले जो संक्रामक रोगों और जो वंशानुगत विकार हैं उन पर ये संयुक्त रूप से शोध करेंगे और इससे न केवल इन्हीं दोनों देशों के लोगों को बल्कि पूरे विश्व के कल्याण के लिए प्रभावी और किफ़ायती स्वास्थ्य देखभाल समाधान खोजने में मदद मिल सकती है। समझौते में देखा जाए तो समझौते से मानव स्वास्थ्य के विभिन्न क्षेत्रों में वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी सहयोग को बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो स्वास्थ्य क्षेत्र में जो है और खासकर जो उभरते और जो उभरने वाले जो संक्रामक रोग हैं और जो वंशानुगत विकारों को के लिए जो है शोध कार्य के लिए इन दोनों देशों ने, भारत और फ्रांस ने क्या किया है, समझौता किया है स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित शोध और अनुसंधान में सहयोग करने के लिए। वहीं अगर हम फ्रांस की बात करें दोस्तों तो फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस है, ठीक है। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं जिनका आप यहाँ पे तस्वीर देख रहे हैं, इनका नाम है इमैनुअल मैक्रों जो है यहाँ पे ये राष्ट्रपति हैं फ्रांस के, ठीक है। आते हैं अगले प्रश्न पे और हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसके द्वारा NSE प्राइम पहल की शुरुआत की गई है? नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या फिर भारतीय रिजर्व बैंक। दोस्तों अगर आपको इसका फुल फॉर्म पता होता तो आप तुरंत इसका आंसर कर देते, क्योंकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज प्राइम जो है ये पहल की गई है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा। आइए इसके बारे में देखते हैं। तो देखा जाए भारत का जो स्टॉक एक्सचेंज है, सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसने एक नई कॉर्पोरेट गवर्नेंस पहल की शुरुआत की है जिसका नाम है NSE प्राइम। अगर इसके तहत ये एक ऐसा ढांचा है, NSE प्राइम एक ऐसा ढांचा है जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जितनी भी सूचीबद्ध कंपनियां, उन सूचीबद्ध कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस के उच्च मानकों को ये निर्धारित करता है। NSE की बात करें, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनियां जो है इसे स्वैच्छिक रूप से अपना सकती हैं। वहीं बात करें NSE प्राइम का, तो NSE प्राइम का हिस्सा बनने वाली जितनी भी सूचीबद्ध कंपनियां होंगी उनको निरंतर आधार पे जो पहले से निर्धारित मानदंड होंगे उनको मानना पड़ेगा। और इसकी निगरानी कौन करेगा दोस्तों? इसकी निगरानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। तो ये एक तरीके से ये पहल जो शुरू की गई है NSE प्राइम की, वो शुरू की गई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा। आते हैं अगले प्रश्न पे और हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस टेलीकॉम कंपनी ने 6G तकनीकी में अनुसंधान और मानकीकरण में तेजी लाने के लिए फिनलैंड के ओलो यूनिवर्सिटी के साथ करार किया है? वोडाफोन, BSNL, एयरटेल या फिर रिलायंस जियो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिलायंस जियो ने किया है। किसके साथ? फिनलैंड के एक ओलो यूनिवर्सिटी है उसके साथ जो है ये करार किया है। किस लिए? 6G तकनीकी में अनुसंधान और मानकीकरण में तेजी लाने के लिए। आइए इसके बारे में देखते हैं। तो रिलायंस जियो ने 6G तकनीकी में अनुसंधान और मानकीकरण में तेजी लाने के लिए फिनलैंड की ओलो यूनिवर्सिटी के साथ करार किया है। और ये दोनों कंपनियां कौन सी? फिनलैंड की ओलो यूनिवर्सिटी और भारत की जो है रिलायंस जियो। ये क्या करेंगे? अंतरिक्ष संचार, होलोग्राफिक बीमफॉर्मिंग, साइबर सुरक्षा, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और फोटोनिक्स में 3D कनेक्टेड इंटेलिजेंस के अनुसंधान और विकास में सहयोग करेंगे। तो इन विभिन्न क्षेत्रों में ये दोनों कंपनी एक दूसरे का सहयोग करेंगे और जो 6G तकनीकी है उनमें नए अनुसंधान और मानकीकरण को तेज करने के लिए जो है इन दोनों कंपनियों ने एक अपना समझौता ज्ञापन किया है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्वास्थ्य योजना से जुड़े 40 लाख लोगों को लाभान्वित करने के लिए मोबाइल ऐप माई सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम लॉन्च किया गया है? डॉक्टर मनसुख मांडविया, नरेंद्र मोदी, हरदीप सिंह पुरी या फिर अनुराग सिंह ठाकुर। करेक्ट आंसर इज ए, ठीक है। डॉक्टर मनसुख मांडविया के द्वारा जो है मोबाइल ऐप माई सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम ऐप लॉन्च किया गया है। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं जिनका नाम है डॉक्टर मनसुख मांडविया। इन्होंने डिजिटल रूप से संशोधित सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम और मोबाइल ऐप माई CGSS लॉन्च किया है, ठीक है। और ये क्या है, इससे क्या होगा, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम से जुड़े जो लोग हैं, जुड़े 40 लोगों को लाभ मिलेगा। देखिए आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के बारे में। तो दोस्तों ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा एक स्वास्थ्य योजना है, ठीक है। ये एक तरीके से स्वास्थ्य योजना है जिसका संचालन कौन करता है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसका संचालन किया जाता है। इसकी शुरुआत देखिए 23 सितंबर को की गई थी, 2018 में किया गया था। उद्देश्य क्या है इसका?
भारत में जितने भी केंद्रीय सरकार के जो कर्मचारी हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, केंद्रीय सरकार के जो कर्मचारी हैं, जो पेंशनधारी हैं और जो उनके आश्रित हैं, उनको पूरी तरीके से उनको संपूर्ण स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना, ठीक है, यही है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। और इससे जुड़े हुए, इस हेल्थ स्कीम से जो लोग जुड़े हैं, 40 लोगों को लाभ दिलाने के उद्देश्य से इस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना के तहत जितने भी केंद्र के कर्मचारी हैं, पेंशन भोगी और जो कुछ अन्य श्रेणियों के लाभार्थियों के लिए नोडल स्वास्थ्य सेवा प्रदाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस संस्था के द्वारा विश्व आर्थिक आउटलुक जारी किया गया है? विश्व बैंक के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बैंक के द्वारा, या फिर AIIB के द्वारा यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा, या फिर नेशनल डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। तो दोस्तों, विश्व आर्थिक आउटलुक जो जारी किया गया है वो किया गया है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जो है, IMF के द्वारा इसे जारी किया गया। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा 25 जनवरी 2022 को अपना विश्व आर्थिक आउटलुक यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी किया गया है। और इस रिपोर्ट में देखिए क्या बताया गया है कि जो वैश्विक आर्थिक विकास है वो पहले के अनुमान से ½ कम हो जाएगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है जो कि जारी किया गया है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा, इसमें यह बताया गया है कि आने वाले दिनों में जो वैश्विक जो वृद्धि दर है वो क्या होगी, कम हो जाएगी। इवन ना सिर्फ वैश्विक वृद्धि दर, इन्होंने भारत के भी वृद्धि दर को कम किया है। आइए इसके बारे में देखते हैं कि वैश्विक वृद्धि दर क्या होगी। तो जैसा कि वृद्धि दर जो है 2021 में 5.9 से घट करके 2022 में कितनी हो जाएगी दोस्तों, 4.4% हो जाएगी। वहीं 2021 में और भी कम हो, 2023 में ये और भी कम हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, तो 3.8% हो जाएगी। तो लगातार वृद्धि दर घट रही, जहां 2021 में हमें देखने को मिल रहा है 5.9 से, वहीं हमें जो है 2022 में 4.4 दिख रहा है, और वहीं 2023 में हमें क्या दिख रहा है, 3.8%। ध्यान रखिएगा, ये वृद्धि दर आपको पता होनी चाहिए किस तरीके से घटाया जा रहा है। वहीं अगर IMF के जो पूर्वानुमान के अनुसार देखा जाए, भारत की जो वृद्धि दर होगी 2021-22 में वो 9% की दर से बढ़ेगा। जैसा कि अक्टूबर 2021 में एक अनुमान में IMF ने वर्ष के लिए जो है कितने वृद्धि दर का अनुमान लगाया था, वो लगाया था 9.5% अनुमानित किया था। और जिसे देखा जाए वर्ष 2022-23 में भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर का अनुमान कितना कर दिया गया, 9% कर दिया गया। देखिए इसके बारे में हम लोग कल भी चर्चा किए थे कि IMF के द्वारा जो है वृद्धि दर को घटा दिया गया, कितना 9.5% से कितना कर दिया गया, 9% कर दिया गया। और इवन ना सिर्फ भारत की वैश्विक जो है वृद्धि दर को भी, ये अर्थव्यवस्था को ये जो है एक तरीके से घटता हुआ दिखा रहा है कि वैश्विक जो है अर्थव्यवस्था वो भी, उसकी भी वृद्धि दर वो घटती जाएगी, ठीक है। ये चीज़ था। चूंकि हम बात करें दोस्तों IMF के बारे में, तो IMF की स्थापना दोस्तों कब हुई थी, अंतर्राष्ट्रीय देखा जाए मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी जो है फंड की जो स्थापना देखा जाए ये कब हुई थी, 1945 में हुई थी। कब हुई थी, कहाँ पे हुई थी, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए इसी के साथ साथ IMF के साथ ही वर्ल्ड बैंक की भी स्थापना हुई थी दोस्तों। और ये दोनों संगठनों की स्थापना के लिए जो है अमेरिका में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कौन सा, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, ठीक है, ब्रेटन वुड्स में एक सम्मेलन आयोजित किया था इन दोनों ही संगठनों की स्थापना के लिए, जिसके कारण IMF को और वर्ल्ड बैंक को हम क्या कहते हैं, ब्रेटन वुड्स ट्विंस के भी नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि ब्रेटन वुड्स ट्विंस में कौन से दो संगठन हैं, तो ये देखा जाए वर्ल्ड बैंक और IMF है, ठीक है। यहाँ पे वर्तमान में IMF के इतने सदस्य हैं दोस्तों, 90 सदस्य, 190 सदस्य हैं, 190। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, वाशिंगटन DC में जो है इसका हेडक्वार्टर है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसके द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी किया जाता है। और इसके द्वारा कौन सी अन्य रिपोर्ट जारी किया जाता है, कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए। वर्तमान में इसकी जो प्रमुख की बात करें दोस्तों, तो IMF के जो प्रमुख हैं उनका नाम क्या है, क्रिस्टिना, ठीक है, क्रिस्टलिया जॉर्जिवा, ठीक है, यहाँ ये इनके इस समय प्रमुख हैं। और वर्तमान में जो मुख्य अर्थशास्त्री हैं वो हैं गीता गोपीनाथ। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि हम लोगों ने कुछ दिन पहले देखा था कि अगले जो हैं मुख्य अर्थशास्त्री होंगे गीता गोपीनाथ पे, उनका क्या नाम है, ये कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर करके बताइए, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, ओमान की खाड़ी में नौसैनिक अभ्यास शुरू 2022 किन देशों के बीच में आयोजित हुआ, चीन, ईरान, रूस
उपयुक्त सभी, तो ये देखा जाए उपयुक्त सभी देशों के बीच में चीरू यानी कि CH से हो जाएगा चाइना, I से हो जाएगा ईरान, RU से हो जाएगा दोस्तों रशिया, ठीक है, रूस। तो इन तीनों देशों के बीच में ओमान की खाड़ी में एक नौसैनिक अभ्यास हुआ जिसे किस नाम से संबोधित किया गया, चीरू के नाम से संबोधित किया गया। तो ओमान की खाड़ी में चीन, रूस और ईरान द्वारा चीरू 2022 नामक एक नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया गया। इसमें देखा जाए चीन की तरफ से किसने जो है क्या भाग लिया, तो चीन ने इस अभ्यास में भाग लेने के लिए कौन सी मिसाइल भेजी भाई, मिसाइल डिस्ट्रॉयर उरुमकी को भेजा। और अगर हम वही रूस की बात करें तो रूस ने इस अभ्यास में भाग लेने के लिए अपनी प्रशांत बेड़े की टास्क फोर्स को भेजा। इसमें देखिए पनडुब्बी रोधी युद्धपोत एडमिरल डिस्ट्रीब्यूट्स है, और वहीं पे देखा जाए नखीमो मिसाइल क्रूजर जो है इसमें शामिल किया गया, ठीक है। तो चाइना की तरफ से क्या था, मिसाइल डिस्ट्रॉयर उरुमुकी, और जो यहाँ पे देखा जाए रूस की तरफ से कौन सा शामिल हुआ, युद्धपोत एडमिरल ट्रिब्यूट्स एंड नखीमोव मिसाइल क्रूजर जो है इस युद्धाभ्यास में शामिल हुआ। कौन सा, चीरू। चीरू का ध्यान रखिएगा, फुल फॉर्म समझ में आ जाएगा, इन तीनों देशों के जो है शब्दों से मिला करके बनाया गया है, यानी कि CHIRU, ठीक है। वहीं देखा जाए इन देशों ने समुद्री लक्ष्यों के खिलाफ अभ्यास का आयोजन किया था, और इसके अलावा उन्होंने सामरिक युद्धाभ्यास में भी भाग लिया, और इस अभ्यास के दौरान देशों ने समुद्री डकैती रोधी अभ्यास भी किए, ठीक है। तो यहाँ पे चीरू कौन कौन से, चीरू जो युद्धाभ्यास हुआ है नौसैनिक युद्धाभ्यास कहाँ पे हुआ था, ओमान की खाड़ी में हुआ था। कौन कौन से देश शामिल थे, चीन, ईरान और रूस जो है इसमें शामिल किए गए थे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस देश ने इस्लामिक बॉन्ड के जरिए रिकॉर्ड ब्याज दर पर $1 अरब जुटाए हैं, सऊदी अरब, ईरान, पाकिस्तान या फिर संयुक्त अरब अमीरात। तो दोस्तों इसका करेक्ट क्या आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान ने जुटाया है। जैसा कि आप जानते हैं पाकिस्तान खुद को डिफॉल्टर होने से बचाने के लिए रिकॉर्ड ब्याज दर पर कर्ज ले रहा, और इसी कर्ज को चुकाने, जैसा कि उस देश के पास जो है कर्ज को चुकाने के लिए पैसा नहीं है, इसलिए पाकिस्तान ने जो है इस्लामिक बॉन्ड के जरिए रिकॉर्ड ब्याज दर पर $1 अरब जो है कर्ज जुटाए हैं। और यहाँ पे देखा जाए इसके बारे में देख लेते हैं, तो पाकिस्तान ने इस्लामिक सुकुकू बॉन्ड के जरिए रिकॉर्ड 7.95% यानी कि 7.95% ब्याज दर पर $1 अरब का जो है ऋण जुटाया है, और ये पाकिस्तान के इतिहास में इस्लामिक बॉन्ड पर ब्याज की सबसे अधिक दर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या दिख रहा है दोस्तों, सुकुकू बॉन्ड, जैसा आप जानते हैं सुकुकू जो बॉन्ड है ये एक वित्तीय प्रमाणन का अरबी नाम है, ठीक है, और यह बहुत कम ब्याज दर पर जो है लोन, कम ब्याज दर पर इसकी आकर्षित करता है, ठीक है, बहुत कम ब्याज दर को ये आकर्षित करता है ये जो बॉन्ड है। और जैसा ये जो बॉन्ड है, ठीक है, सुकुकू बॉन्ड जो कि शरिया के कानून पर आधारित है, ठीक है, तो शरिया के कानून पर आधारित जो दिए जाने वाला ये एक तरीके का बॉन्ड है, और सुकुकू के बदले दोस्तों ध्यान रखेगा उतनी ही कीमत की जो है अपनी संपत्ति का मालिकाना हक देना पड़ता है, ठीक है। तो ये अन्य पारंपरिक बॉन्ड से अलग है सुकुकू बॉन्ड, जैसा कि ये शरिया के, ठीक है, इस्लामिक कानून है उसके पर आधारित ये बॉन्ड है, और इसी इस्लामिक बॉन्ड के आधार पे जो है सुकुकू बॉन्ड के आधार पे पाकिस्तान ने रिकॉर्ड 7.95% की ब्याज दर पर $1 अरब का ऋण जुटाया है। पाकिस्तान इस कर्ज के बदले में लाहौर इस्लाम मोटरोवो के एक हिस्से को 7 साल के लिए गिरवी रखा, जैसा कि हमने बताया कि इसके बदले सुकुकू के बदले उतनी ही कीमत की संपत्ति आपको अपनी जो है संपत्ति का मालिकाना हक देना पड़ता है। 1990 के दशक में इस राष्ट्रीय संपत्ति का निर्माण हुआ था, जिस गिरवी रखा है लाहौर इस्लाम मोटरवे, जहां जिसे अब अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार में ऋण जुटाने के लिए उपयोग किया जा रहा है, ठीक है। और ये बॉन्ड जो है सुकुकू बॉन्ड दोस्तों लंदन स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टेड है। तो ये था पाकिस्तान। अगला है हमारा, हाल ही में तालिबान प्रतिनिधि मंडल ने निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ ओस्लो वार्ता शुरू की है, अफगान ह्यूमन राइट्स सोसाइटी, अफगान सिविल सोसाइटी, अफगान डेमोक्रेटिक सोसाइटी, अफगान चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अफगान सिविल सोसाइटी के साथ जो है वार्ता शुरू किया है जो है तालिबान प्रतिनिधि मंडल ने। तो तालिबान प्रतिनिधि मंडल ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में अफगान सिविल सोसाइटी के सदस्यों के साथ बातचीत शुरू की है,
और ये अफगानिस्तान में मानवाधिकार और मानवीय संकट पर केंद्रित था। तो ये जो वार्ता हुई थी वहाँ पे जो अफगानिस्तान में जो मानवाधिकार को लेकर के और जो मानवीय संकट आया है उसी पर केंद्रित आधारित जो है ये उसी पर केंद्रित ये वार्ता हुई थी। कहाँ पे हुई थी? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में हुआ है। ठीक है, किसके किसके बीच में? तो ये अफगान सिविल सोसाइटी के सदस्यों के साथ हुआ है, तमिलनाडु जो है माफ करिएगा तालिबान प्रतिनिधि मंडल के साथ। इस वार्ता के दौरान देखा जाए तालिबान प्रतिनिधि मंडल की अफगानिस्तान और प्रवासी अफगानी महिला अधिकार और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात हुई है। और जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, अगस्त में अफगानिस्तान पर जो है तालिबानियों का कब्जा हो गया और उसके बाद इस कब्जे के बाद तालिबान जो है ये पहली बार बातचीत के लिए किसी यूरोपीय देश में पहुंचे हैं। नॉर्वे की बात करें दोस्तों तो नॉर्वे ने अफगानिस्तान में मानवाधिकार को बढ़ावा देने, समाज में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करने, आर्थिक उन्नति और वहां के मानवीय हालात की बेहतरी के लिए तालिबान के साथ लगातार बातचीत कर रहा है कि जिस तरीके के वहाँ मानवाधिकार को लेकर के जो संकट आया है उसको जो है बढ़ावा देने वाले और जो समाज में जो महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है, तो खासकर आर्थिक उन्नति और वहाँ के मानवीय हालात को बेहतर करने के लिए जो है लगातार नॉर्वे जो है संपर्क में किससे? तालिबान के। और इसी दौरान जो है नॉर्वे के राजधानी ओस्लो में जो है यहाँ पे एक वार्ता हुई जो कि तालिबान के प्रतिनिधि मंडल और वहाँ के जो अफगान सिविल सोसाइटी के जो सदस्य हैं उनके बीच में। ठीक है, आते हैं अपने अंतिम प्रश्न पे और हमारा अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत पद्म विभूषण 2022 से सम्मानित किया गया है? कल्याण सिंह, जनरल बिपिन रावत, राधे श्याम खेमेका या उपयुक्त सभी? तो दोस्तों करेक्ट आंसर है डी है, उपयुक्त सभी को जो है जैसा कि आप जानते हैं पद्म विभूषण 4 लोगों को इस वर्ष जो है सम्मानित किया गया, जिसमें देखा जाए कल्याण सिंह है, जनरल बिपिन रावत है, राधे श्याम खेमेका है और प्रभा ने जो है इनको सम्मानित किया गया है। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। तो गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर सरकार ने पद्म पुरस्कार की घोषणा की और इसमें देखा जाए जो पूर्व रक्षा प्रमुख थे जनरल बिपिन रावत और उत्तर प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह और गीता प्रेस के, ठीक है, गीता प्रेस दोस्तों उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में गीता प्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं राधे श्याम खेमेका को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और इसी के साथ साथ जो चौथी सदस्य हैं जिनका नाम है शास्त्रीय गायिका हैं जिनका नाम है प्रभा अत्रे को जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो इस बार पद्म विभूषण से कितने लोगों को? 4 लोगों को। कौन कौन है? एक आपके पूर्व रक्षा प्रमुख जनरल बिपिन रावत को, इन लोगों को मरणोपरांत जो है किया गया है। उत्तर प्रदेश के देखा जाए 2 लोगों को, एक उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह और उत्तर प्रदेश की गीता प्रेस के पूर्व अध्यक्ष जिनका नाम है राधे श्याम खेमेका, इनको मरणोपरांत जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। और वहीं पे देखा जाए अन्य जो सदस्य चौथी जो कि एक शास्त्रीय गायिका है जिनका नाम है प्रभा अत्रे, इनकी तस्वीर आप देख सकते हैं, इनको जो है इनको भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, जो कि 17 व्यक्तियों को पद्म भूषण से और 107 व्यक्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। टोटल कितने लोगों को? 128 लोगों को इस वर्ष जो है पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और यहाँ पे आप जो है पद्म विभूषण का जो 4 लोग सम्मानित हैं उनकी आप यहाँ पे लिस्ट देख सकते हैं, कौन किससे संबंधित था, कौन किस राज्य से था, ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा 10 आपका MCQ। अब आते हैं फैक्ट्स ऑफ द डे पे। फैक्ट्स ऑफ द डे में हमारा सबसे पहला फैक्ट्स है कि केंद्र सरकार ने उत्तरी सेना का नया कमांडर नियुक्त किया है। किसे नियुक्त किया है? लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को जो है ये उत्तरी सेना का नया कमांडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। किससे नियुक्त किया गया है? पुष्प कुमार जोशी को जो है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का नया चेयरमैन व प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। अगला है हिंदी भाषियों की शीर्ष संस्था उत्तर भारतीय संघ की कार्य समिति के सर्वसम्मति से अध्यक्ष बनाया गया है। किसे? संतोष सिंह को बनाया गया है। तो ये संतोष सिंह को क्या बनाया गया दोस्तों? हिंदी भाषी की शीर्ष संस्था उत्तर भारतीय संघ का कार्यकारी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट है हमारा पद्मश्री अवार्ड सम्मानित प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना जिनका भी हाल ही में निधन हो गया, उनका नाम है मालिनी। ठीक है, मालिना साल्विनी जो है इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में 13 जिलों को गठन को मंजूरी दिया है। अब देखा जाए आंध्र प्रदेश में कितने जिले हो जाएंगे दोस्तों? तो 26 जिले हो जाएंगे, जो अभी फिलहाल नए जिलों का 13 नए जिलों के गठन को मंजूरी दी है। इसी के साथ साथ आंध्र प्रदेश में 26 जिले हो जाएंगे। अगला है कोलकाता में नए पूर्वी सेना कमान के प्रमुख रूप नियुक्त किया गया। किसे किया गया? लेफ्टिनेंट जनरल RP कलिता को
पूर्वी सेना कमान के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला है, आईसीसी की ओर से जारी ताज़ा T20 रैंकिंग में महिला क्रिकेटर पहले स्थान पर पहुंच गई। कौन से? शेफाली, ठीक है, शेफाली वर्मा जो है T20 रैंकिंग में महिला क्रिकेटर में पहले स्थान पर पहुंच गई हैं। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया गया है। कब मनाया गया? 26 जनवरी को मनाया गया है। और इस वर्ष की थीम क्या थी? डेटा कल्चर को अपनाने और डेटा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करके सीमा शुल्क डिजिटल परिवर्तन को अपनाना इस वर्ष की थीम थी। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? 27 जनवरी को मनाया गया। और इस वर्ष की थीम क्या थी? स्मृति, गरिमा और न्याय, मेमोरी, डिग्निटी और जस्टिस जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस की थीम थी। और अंतिम हमारा फैक्ट्स ऑफ द डे की प्रसिद्ध पुरातत्वविद और पुरालेख शास्त्री थे जिनका अभी देखा जाए निधन हो गया है। इनका नाम क्या था? थिरू आर नागास्वामी जो है ये एक प्रसिद्ध पुरातत्वविद और पुरालेख शास्त्री थे। ठीक है, अब आते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल में। उत्तर प्रदेश स्पेशल में हमारा सबसे पहला स्पेशल है कि आगरा मास्टर प्लान 2021 लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? आगरा विकास प्राधिकरण के द्वारा जो है लॉन्च किया गया आगरा मास्टर प्लान 2021। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से उत्तर प्रदेश के कितने बाल प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया है? देखिए 3 किया गया, टोटल 29 बच्चों को किया गया था बाल प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के कितने थे? 3 थे। अगला है हमारा, आईएफ की झांकी का हिस्सा बनने वाली भारत की पहली फाइटर जेट पायलट शिवांगी सिंह संबंधित है। कौन से जिले से? तो देखा जाए वाराणसी से ये संबंधित है। ठीक है, कौन? शिवांगी सिंह। अगला है, संस्थान के द्वारा एक ऑन बोर्ड चार्जर तकनीकी विकसित की गई है जिसके प्रयोग से इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के निर्माण की कीमत आधी हो सकती है। IIT BHU, ठीक है, IIT BHU के द्वारा देखा जाए एक ऑन बोर्ड चार्जर तकनीकी विकसित किया गया है और इस तकनीकी से देखा जाए इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के निर्माण की कीमत आधी हो सकती है। और अंतिम में देखिए हम लोगों ने चर्चा किया था कि कोरोना जो है संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए एक अभियान चलाया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, दस्तक अभियान। इसकी शुरुआत 24 जनवरी 2022 से की गई। तो दोस्तों इस तरीके से था आज का हमारा करंट अफेयर्स। आज मैंने बहुत ज़्यादा आपसे प्रश्न नहीं पूछा है, ठीक है, बाकी एक ही प्रश्न पूछा है उसका आंसर करिए, क्योंकि आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा आंसर नहीं कर रहे हैं तो मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हूँ इसको लेकर के। तो इसलिए मैंने भी आप लोग को थोड़ा तकलीफ कम दी और आपसे एक ही प्रश्न पूछा। बाकी डेली करंट अफेयर्स की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिसका जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बाकी सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में दोस्तों, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।